तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, हमारे सीवीएस की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, ये बात सबको पता है। इसमें आपका हार्ट आएगा, ठीक है, इसमें आपका हार्ट आएगा, इसमें आपका ब्लड आएगा और आपकी क्या आती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं। जब भी हम बात किसकी करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें आपकी 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका हार्ट आएगा, जिसमें आपका ओके, ओके। स्वागत है आप दोनों का, मनीष का, और ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड के बारे में हम लास्ट क्लास में यहाँ पे बात कर चुके हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की हम जो है बात करेंगे, लेकिन बाद में जो है क्वेश्चन मैं जो है क्लॉटिंग फैक्टर के क्वेश्चन वहाँ पे करवा दूंगी। अब इसमें देखो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, आज हम रिगार्डिंग आर हार्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम कुछ बात यहाँ पे करेंगे। तो अगर मैं अपने हार्ट की बात करती हूँ तो सबको पता है हार्ट अपना क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, सबको पता है ना। लेकिन एक बार बेसिक से हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारे जो है सारे कंसेप्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारे क्लियर होते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा हार्ट आपका क्या होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, खाली होता है, इसमें सिर्फ क्या आता है, हमारा ब्लड आता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो जो ये हमारी फिस्ट है, इसका जिस फिस्ट का डायमेंशन होता है, इस फिस्ट के लाइक के डायमेंशन के हिसाब से हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो इसके बारे में इतना लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात अगर मैं करती हूँ कि अगर इसके डायमेंशन की बात करती हूँ तो इसका डायमेंशन कितना होता है आपका 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी थिकनेस है, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये होती है हमारे हार्ट की लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हार्ट के वेट की बात करती हूँ तो जो हार्ट का वेट होता है ये आपका कितना होता है, ये आपका नॉर्मली, हम अगर इसको मैं जो है एक नॉर्मल रेंज में रखूँ, दैट इज नोन एज 200 to 350 ग्राम, इसका क्या होता है, हमारे हार्ट का वेट होता है। अब अगर मैं हार्ट के वेट में क्या कर दूं, मैंने कितना बोला, ये 200 से लेके 350 ग्राम होता है, ठीक है, 200 से 350 ग्राम होता है। लेकिन इन दोनों की रेंज क्या होती है, इन दोनों की रेंज आपकी मेल में अलग होती है और आपकी फीमेल में अलग होती है, ठीक है। मेल में और फीमेल में क्या होते हैं, हार्ट की जो वेट होता है वो दोनों को दोनों क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल में अगर मैं बात करती हूँ तो मेल में, अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो फीमेल में आपका लगभग 250 से 300 ग्राम का क्या होता है, वेट होता है। लेकिन मेल में थोड़ा सा हैवियर होता है, दैट इज 300 से लेके 350 ग्राम, ठीक है। तो ये जो हमारा हार्ट का वेट होता है मेल के अंदर क्या होता है, स्लाइटली हैवियर होता है। क्यों? क्योंकि मेल में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्ट में क्या करवाता है, ये सेल की हाइपरट्रोफी करवाता है। क्या करवाता है, यहाँ पे सेल की हाइपरट्रोफी करवाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे हार्ट के रिगार्डिंग जो हमने देखी। कई बार जो है हार्ट की हमारे से जो है कई बार लेयर भी पूछ लेता है कि बताओ हार्ट की हमारी लेयर कौन कौन सी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक बेसिक बात है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एक बेसिक बात है जिसमें हम बात करेंगे। हमारी एक लेयर होती है हमारी सबसे अंदर वाली, एंडोकार्डियम। उसके बाद वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं, ये वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये होती है आपकी पेरिकार्डियम। ये कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। अगर मैं इस पेरिकार्डियम लेयर को डिवाइड करूं तो जो आपकी पेरिकार्डियम लेयर होती है, अगर सिर्फ इस बाहर वाली आउटर वाली को करूं तो ये पेरिकार्डियम आपकी एक होती है आपकी फाइब्रस और एक होती है आपकी विसरल लेयर। एक क्या होती है आपकी सीरस और एक होती है आपकी फाइब्रस लेयर। तो ये जो दो लेयर में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। बाहर वाली जो लेयर है ये आपकी कौन सी लेयर होती है, ये आपकी फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। और ये जो अंदर वाली लेयर है ये आपकी कौन सी होती है, सीरस की बनी होती है, ये सीरस लेयर होती है। अब ये जो सीरस लेयर होती है आपकी, अगर मैं बात करूं कि जो अंदर वाली सीरस लेयर है, ये सीरस लेयर भी आपकी क्या होती है, दो में डिवाइड कर देते हैं इस सीरस लेयर को। ये होती है आपकी, एक होती है विसरल और दूसरी होती है आपकी पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ये दो लेयर ले ली, इस लेयर की भी मैंने क्या कर दिया, जो अंदर वाली जो ये सीरस वाली लेयर है ये लेयर भी मैंने इसकी भी मैंने क्या कर दी, डिवीजन कर दी। इस डिवीजन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शो करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ईजिली पता चल जाएगा। यहाँ पे इजिली पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आज कलर अलग ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये वाली जो अंदर वाली लेयर है ये सीरस वाली, ये सीरस लेयर है, इसको इसकी भी हमारी दो डिवीजन होती हैं। ये जो अंदर वाली होती है ये वाली अंदर वाली होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, विसरल। और ये बाहर वाली होती है इसको हम बोलते हैं पेराइटल। इन दोनों लेयर के बीच में हमारा क्या होता है, इन दोनों लेयर के बीच में हमारा एक कैविटी होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इस पेरिकार्डियम में हमारा क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है।
कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? ये जो फ्लूइड होता है इसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड आपका लगभग 20 से 50 ml का होता है। कितने ml का होता है? लगभग 20 से 50 ml का होता है। तो ये सारी की सारी चीजें देखो हमने यहाँ पे बात कर ली है। यही आपका मोस्ट कॉमन चीजें हैं। यहाँ पे देख ली हमने, ये वाली स्लाइड देख ली, यहाँ पे वेट वगैरह देख लिया हमने। यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली? यहाँ पे लेयर की बात कर ली। कि हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हार्ट के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? हम यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब भी हम ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। तो अब बात हमारी किसकी आई है? ब्लड वेसल्स की आई है। किसकी बात आई है? हमारे ब्लड वेसल्स की बात आई है। ठीक है, क्योंकि हार्ट तो सिर्फ क्या करता है? हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, हार्ट क्या करेगा? फिल करेगा और इस ब्लड को क्या कर देता है? पंप करता है। लेकिन आपकी जो ब्लड वेसल्स है ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। क्या करती हैं? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या कर रही है? यहाँ पे सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब मैं किसकी बात करूंगी? अब मैं इस ब्लड वेसल्स की बात करूंगी, स्पेशली आर्टरी की हम यहाँ पे क्या करेंगे? बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे स्पेशली आर्टरी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मैं एक आर्टरी बना रही हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक आर्टरी है। इस आर्टरी के अंदर जब भी हम इस आर्टरी की किसकी बात करेंगे? लेयर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेयर्स की। तो ये जो हमारी आर्टरी होती है इसकी हमारी क्या होती है? 3 लेयर होती है। क्या होती है? हमारी 3 लेयर होती हैं। और ये 3 लेयर हमारी कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? देखिए, हमारी सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है इस ब्लड वेसल्स की, जैसे कि मैंने बोला, ये क्या ले ली हमने ये ले ली आर्टरी। ठीक है, तो इस आर्टरी के अंदर हमारी 3 लेयर होती है आर्टरी की, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। देखिए, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैम जो है बेसिक से समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, तो प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। ठीक है, और जो है क्लास को लाइक भी कर दिया करो। इससे क्या होगा कि जितने ज्यादा बच्चे लाइव आते हैं, जितने ज्यादा क्लास शेयर होती है, लाइक्स मिलते हैं, उससे एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के मोटिवेशन के बिना, आप लोगों के साथ के बिना जो है कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। ठीक है, चाहे मेरे पास कितना भी अच्छा कंटेंट हो, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन जब तक स्टूडेंट नहीं होते एक टीचर के लिए, तो तब तक क्या नहीं हो सकता? वहाँ पे वो चीज़ें ग्रोथ नहीं करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है, तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर देना। तो सबसे आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका मीडिया है, और जो आपकी थर्ड लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है, ये होती है आपकी ट्यूनिका इंटरना। क्या होती है? ट्यूनिका इंटरना। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि ये तो हमारी लेयर है, इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट याद होने चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं किसकी बात करती हूँ? ट्यूनिका इंटीमा की, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटीमा में आपको याद रखना कि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। अब इनर मोस्ट मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो मैंने अभी आपको ब्लड वेसल्स का डायग्राम दिखाया है, ये मान लो उस ब्लड वेसल्स का क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हर एक लेयर की क्या होती है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी क्या चीज प्रेजेंट है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कुछ एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी क्या है? कुछ एंडोथीलियल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये है आपकी किसकी लेयर है? ये हमारा बहुत अच्छा कंटेंट है, हमने तो पहली बार देखा है आपकी क्लास में। ओके, तो आप लोग प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि जो है कंटेंट अच्छा है और मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो क्लास को प्लीज शेयर कर देना। अब यहाँ पे देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी क्या प्रेजेंट होती है? ये आपकी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? एंडोथीलियल सेल्स, है ना। क्या होती है? एंडोथीलियल सेल्स। इन सेल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन स्पेस के बारे में अभी बात करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्यूनिका इंटीमा की। मैंने बोला ये आपकी ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर आपसे पूछे कि बताओ ये लेयर किससे मिलकर बनती है, तो ये लेयर आपकी जो है स्मूथ मसल से बनती है। किससे बनती है? स्मूथ मसल से। ठीक है, स्मूथ मसल से बनती है ये वाली लेयर आपकी। और अगर आपसे ये पूछे कि ये जो इंटीमा है ना, अगर आपसे कोई पूछे जो इंटीमा है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है, तो ये आपके प्रिवेंट करती है। ये क्या प्रिवेंट करती है? ब्लड क्लॉट नहीं बनने देती। ये क्या नहीं होने देती? ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनने देती। यानी कि जो ब्लड फ्लो, यानी कि जो ये ब्लड फ्लो इस ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है, ये जो ब्लड फ्लो आराम से चल रहा है ना इसके अंदर, ये कौन करवाती है? ये आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर करवाती है। कौन सी लेयर करवाएगी? आपकी
ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, कौन सी करवाती है, ट्यूनिका इंटीमा। चलिए ये बात होगी हमारी ट्यूनिका इंटीमा के बारे में। अब हमारी सेकंड जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, कौन सी होती है हमारी, ट्यूनिका मीडिया। अब ये जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, जैसे कि इसका नाम है मीडिया, तो ये कौन सी होती है, मिडल लेयर होती है, किसकी, आपकी ब्लड वेसल्स की। सबसे पहली बात क्या है, ये मिडल लेयर है, ठीक है, क्या है ये, मिडल लेयर है। ये भी आपकी किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक है। चलिए तीसरी चीज अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे कि जो ये ट्यूनिका मीडिया होती है, ये सबसे थिकेस्ट लेयर है, तीनों लेयर में सबसे थिकेस्ट लेयर, ठीक है, तीनों लेयर में सबसे थिकेस्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, ट्यूनिका मीडिया। तो जब भी आपकी एक आर्टरी को कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि देखिए जब तक आपकी आर्टरी में, देखिए ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, ये आपकी आर्टरी है, इस आर्टरी में ब्लड प्रेजेंट है, इस आर्टरी में जो ब्लड है, ये ब्लड जब आगे जाएगा, जब यहाँ से क्या होगी, ये आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो आर्टरी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है ना, इसी की वजह से ये जो ब्लड है ये आगे जाके जो है किसी ऑर्गन को या टिश्यू को ये जो है ब्लड यहाँ पे पहुंचाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इस लेयर के अंदर आपके क्या होते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्या है, आपकी सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, क्या होती है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना। इसीलिए ये जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये आपकी ब्लड वेसल की वेजो डायलेटेशन के लिए, ठीक है, ब्लड की वेजो डायलेटेशन के लिए और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, किसके लिए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए और वेजो डायलेटेशन के लिए ये वाली जो लेयर होती है आपकी ट्यूनिका मीडिया, ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना, किसके बारे में, ट्यूनिका मीडिया के बारे में। सबसे बाहर वाली लेयर है जो आपकी, कौन सी लेयर है सबसे बाहर वाली, ट्यूनिका एक्सटर्ना, कौन सी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे पहली बात ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे में कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे पहली बात तो कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। एक इसके बाद बस ये चीज ध्यान रखना कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ब्लड वेसल्स की, ये आपकी किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। देखिए आपके 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं और आपके नर्वस टिश्यू होते हैं। तो ये अगर मैं इन कनेक्टिव टिश्यूज की बात करती हूँ तो देखिए मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ यहाँ पे कि जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सबको पता है 2 टाइप के होते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और एक आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू माने जाते हैं, जो कि आपने नाम भी सुने होंगे, जो आपने कोलेजन सुना है ना, कोलेजन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि जो आपका ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये किसका काम करते हैं, ये हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं, ठीक है, क्या है, बॉडी को स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके, ये किसके बने होते हैं, ये आपके 2 चीजों के बने होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर आपका एक्स्ट्रा मैट्रिक्स, क्या होता है, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब सेल्स में आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं आपकी, जैसे कि आपकी फाइब्रोब्लास्ट हो गई, आपकी एडिपोसाइट सेल्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी सेल्स जो होती है वो इसके अंदर होती है। प्लाज्मा सेल्स होती है, एडिपोसाइट सेल्स होती है, आपके मैक्रोफेजेस होते हैं, ये सारे के सारे आपके इस सेल्स में आते हैं। लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये आपका किससे मिलके बनता है, ये आपका फ्लूइड से मिलके बनता है और प्लस आपका जो है कुछ फाइबर से मिलके बनता है। अब ये फाइबर्स किस टाइप के फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स आपके 3 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, कोलेजन फाइबर्स आते हैं, इलास्टिक फाइबर्स आते हैं, ठीक है, इलास्टिक फाइबर आते हैं और एक आपके रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एक ओवरव्यू है कि आपको कनेक्टिव टिश्यू में कहां से क्या चीज पता होनी चाहिए। आपको कनेक्टिव टिश्यू में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये पता होनी चाहिए कि ये कोलेजन होते हैं, कोलेजन आपके टफ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके टफ बनाते हैं स्ट्रक्चर को। ये आपके इलास्टिक फाइबर्स हैं। ये फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं थ्रेड नुमा लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं, धागे लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपके फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप होते हैं, ठीक है।
चलिए, अब आपको मैं बता दूं, कोलेजन आपके टफ है, इलास्टिक आपकी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे और रेटिकुलर फाइबर आपके क्या देते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको, ये तीनों चीज़ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये किसकी बनी होती है, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, ये आपकी, थैंक यू सो मच, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ इसमें कुछ हमारे इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। इसीलिए जो आपकी ब्लड वेसल्स जो है, जब भी ब्लड वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा होता है और ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होता है, तो उसमें जो हेल्पफुल करेंगे वो आपके कनेक्टिव टिश्यू और आपके इलास्टिक फाइबर्स ही जो है आपके जो है वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमने यहाँ पे बात की, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, आउटर मोस्ट लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं। और इसकी अगर मैं बात करती हूँ, इसका फंक्शन क्या करता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन का यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है तीनों लेयर के बारे में। अब हम एक बार इमेज देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी इमेज है। इस इमेज में आपको तीनों लेयर यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, सबसे पहली जो है, सबसे अंदर वाली लेयर की बात करते हैं। ये है आपकी कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा लेयर। इस ट्यूनिका इंटीमा लेयर के अंदर देखिए, मैं थोड़ा पेन को थोड़ा कम कर लेती हूँ। इस ट्यूनिका इंटीमा लेयर के अंदर देखिए, इसमें आपकी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसमें आपकी जो है एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट है। पूरा मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा कलर ले लेते हैं। इसके बाद आपको क्या दिख रही है, ये आपकी कौन सी है, ट्यूनिका इंटीमा। यहां से लेके यहां तक की जो लेयर है ये आपकी ट्यूनिका इंटीमा की है। ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये आपकी कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया होती है। और ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली आपकी कौन सी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। तो एक्सटर्ना बाहर वाली है तो प्रोटेक्शन करेगी। ट्यूनिका मीडिया जो है मिडल वाली है, ये नॉर्मली आपकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो रिलैक्सेशन होगा, ये कौन सी करेगी, वो आपकी ट्यूनिका मीडिया करेगी। और जो इंटीमा होती है, ये कभी भी आपके ब्लड को क्लोट नहीं होने देती। तो ब्लड क्लोट से अगर आपसे कोई पूछे, बताओ ब्लड क्लोट को कौन सी लेयर जो है आपकी बचाती है, वो आपकी कौन सी लेयर बचाएगी, वो आपकी ट्यूनिका इंटीमा लेयर बचाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो इसके बारे में आपको क्लियर हो गया, ब्लड वेसल्स क्या है, हार्ट क्या है, ब्लड वेसल्स की लेयर क्या है, किस लेयर का क्या काम है, हमने यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे देख ली है। ठीक है, हमें सबको पता है कि ये हमारा आर्च ऑफ अयोटा होता है और आर्च ऑफ अयोटा से हमारी क्या निकलती है, ब्रांचेज निकलती हैं। तो सबसे पहली ब्रांचेज जो निकलती है, ये आपकी कौन सी निकलती है, आर्टरीज निकलती है। आर्टरीज के बाद अगर मैं रेड ले लेती हूँ, आर्टरीज के बाद जो होती है, ये जो कैपिलरीज होती हैं, इसको मैं पेन को थोड़ा सा क्या कर लेती हूँ, ये वाली जो कैपिलरीज है, ये थोड़ी सी और कम डायमीटर हो जाता है इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे और डायमीटर यहाँ पे कम हो जाता है आर्टरीज का। ठीक है, और अगर आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स के बाद अगर मैं कैपिलरीज की बात करूं, तो कैपिलरीज का जो है और ज्यादा क्या हो जाती है, कैपिलरीज और ज्यादा पतली हो जाती है। ठीक है, कैपिलरीज क्या हो जाती है, बिल्कुल ही यहाँ पे पतली पतली हो जाती हैं। ये क्या हो गई, ये है हमारी कैपिलरीज। ये क्या है, ये है हमारी कैपिलरीज। ठीक है, ये वाली जो भी, ये भी है क्या है, हमारी कैपिलरीज। तो आपको सबको पता है क्या हुआ यहाँ पे, आपको सबको पता है यहाँ पे क्या चीज हुई, ये था हमारा आयोटा। ठीक है, आयोटा किस में कन्वर्ट हो गया, आर्टरी में। आयोटा किस में कन्वर्ट हो गया, आर्टरी में। आर्टरी किस में कन्वर्ट हो गई, आर्ट्रियोल में। किस में कन्वर्ट हो गई, आर्ट्रियोल्स में। और आर्ट्रियोल्स किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी कैपिलरीज में। किस में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरीज में। तो आपको क्या चीज याद रखनी है इसके बारे में, है ना। तो आपको क्या चीज याद रखनी है, देखिए इसके बारे में, कि जो आपका आयोटा होता है ना, आयोटा के बारे में आगे भी बात करेंगे, कि जो आयोटा का जो डायमेंशंस होता है, आयोटा का जो डायमीटर होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो आपकी आर्टरी पे आ जाते हैं, आर्टरी में हमने अभी अभी देखा है कि आर्टरी के अंदर क्या होता है, आपका ट्यूनिका मीडिया सबसे थिकेस्ट होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, कैपिलरीज की। ये जो पतली पतली जो आपको दिख रही है ना नीचे, इसकी बात कर रही हूँ, ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया भी नहीं होता है और ट्यूनिका एक्सटर्ना भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक बेसमेंट लेयर होगी कैपिलरीज में, और उस बेसमेंट लेयर के ऊपर आपकी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगी, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी क्या होगी, सिर्फ एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। किसके अंदर, आपकी कैपिलरीज के अंदर। बाकी आपके आयोटा में भी आपकी तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी, और आपकी आर्टरीज के अंदर भी तीनों लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जिस तरीके से ये हमारा आर्ट्रियल सिस्टम होता है, ठीक है, जिस
जिस तरीके से ये आर्टरियल सिस्टम है, ऐसे ही आपका क्या होता है, वेन का भी सिस्टम होता है। जैसे कि ये वेन है, ठीक है, इसको ब्लू ले लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लू है यानी कि वेन है। वेन आपकी किस में कन्वर्ट होगी, वेन आपकी वेन्यूल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है, किस में कन्वर्ट होती है, वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है। तो ये आपकी ब्रांचेस बनती है, लेकिन जो है आपके वेन के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वेन आपका ब्लड को क्या करके आ रही है, आपकी बॉडी से लेके आ रही है। वेन आपकी बॉडी से जो है लेके जा रही है किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हार्ट बनाऊं तो वेन आपकी क्या कर रही है, हार्ट की तरफ लेके जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, वेन के अंदर प्रेशर जो है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू योर आर्टरी। तो आपका आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता है बजाय के आपके वेन के, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये है आपका हार्ट, ठीक है, ब्लू कलर का हार्ट आपका। तो ये आपके हार्ट के अंदर आपके क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, सबको पता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन है तो ये आपका क्या है, राइट एट्रियम, ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि 4 चैम्बर है ना। हमें थोड़ा सा क्या जाना है, सीएचओ के लेवल पे जाना है। तो सीएचओ के लेवल पे हम कैसे जाएंगे, अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई राइट एट्रियम की थिकनेस क्या है। थिकनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, थिकनेस का मतलब ये है कि यहाँ से जो ये इसका डायमीटर है ये कितना थिक है, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका राइट एट्रियम होता है, ठीक है, जो आपका राइट एट्रियम होता है, इसका अगर डायमीटर के बारे में बात करेंगे तो ये होता है आपका 2 से 4 mm, ठीक है। अगर इसके भी लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे तो इसका डायमीटर भी कितना होता है, 2 से 4 mm, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, हमारे राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी थिकनेस पूछ ले कि बताओ राइट वेंट्रिकल की थिकनेस कितनी होती है इसकी, ठीक है, तो ये हमारी जो है थिकनेस होती है, ये होती है आपकी लगभग 4 से 5 mm की। कितनी होती है, 4 से 5 mm की। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट स्पेसिफिक, जो हमें इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें किसका, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का। किसका पता होना चाहिए, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो देखिए ये मैंने इसकी थिकनेस को क्या कर दिया, यहाँ से बढ़ा दिया है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी जो थिकनेस होती है ये लगभग कितनी होती है, ये होती है 10 से, ये लगभग कितनी होती है, 10 से 15 mm। कितना होता है, 10 से 15 mm होता है, ठीक है। तो ये देखो कितना ज़्यादा थिक है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है सारे के सारे चैम्बर में। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है, इसको अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों वो करना है, क्योंकि देखो एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका क्या निकलता है, आयोटा निकलता है ना, आयोटा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो अब इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, इसलिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा थिकेस्ट है, इसकी वॉल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकेस्ट है। इसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसको अगर पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है तो वहां पे पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने के लिए इसको क्या होना करना पड़ेगा, फोर्सफुली ब्लड देना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्सफुली ब्लड देना पड़ेगा। तो भी ये क्या है, इसके ऊपर जिम्मेवारी। एक मान लो घर में 4 बेटे हैं, 2 ये हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और ये दोनों सबसे छोटे हैं, ये दोनों लड़कियां मान लो, ठीक है, ये दोनों गर्ल्स हैं, ये दोनों बॉयज हैं, बड़े बॉयज हैं, छोटी गर्ल है। तो अब क्या है, लड़कियों को बड़ा लाड प्यार दुलार से रखा जा रहा है, क्योंकि लड़कियां तो लड़कियां होती हैं। और ये जो नीचे है ये हमारा क्या है, एक भाई है और एक ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। तो सारी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है, सबसे बड़े भाई की होती है। मतलब सारी जिम्मेवारी का जो क्या बोलते हैं, जिम्मेवारी का जो बोझ होता है कंधों पे, वो बड़े भाई के सिर पे होता है। तो ये क्या करेगा, ये बचपन से ही इसको सारे तो काम आते होंगे, है ना, बचपन से ही कमाना सीख गया होगा, बचपन से ही ये पढ़ने में भी अच्छा होगा, बचपन से ये संस्कारी होगा, है ना। क्यों, इसके ऊपर ज़्यादा जो है हर चीज़ की जिम्मेवारी है, क्योंकि इसको शुरू से ये सिखाया गया है कि तेरे को ही काम करना है, तेरे को ये करना है, तू बड़ा है ना, ऐसे करते हैं। तो उससे जो है कोई बात नहीं, तो इससे जो छोटा भाई है वो क्या सोचेगा कि ठीक है, इसको इन दोनों की फिक्र है, लेकिन इतनी फिक्र नहीं है वो, क्योंकि उसको पता है कि बड़ा भाई बैठा है मेरे पास, है ना। क्योंकि जिसके सर पे भाई होता है ना वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। तो इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं है, क्योंकि ये लड़कियां हैं तो ये अपना काम चला लेंगी, उससे बस ये थोड़ी बहुत जिम्मेवारी लेगा, क्योंकि इसके ऊपर इतना वो नहीं है। तो सेम ऐसे ही क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो भगवान ने पहले से ही जिस भी इंसान को वो वर्कलोड देते हैं ना ईश्वर, तो उसको वो टैलेंट भी देता है उस चीज़ को करने के लिए। तो इसको क्या टैलेंट दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसकी जो वोल्व है इसको इतना मजबूत कर दिया है कि अगर फोर्सफुली इसको ब्लड आगे देना भी है तो इसकी वॉल जो है वो डैमेज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का डायमीटर होता है ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा
थिकेस्ट होता है, हाई प्रेशर होता है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी इसी में होता है। क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इसी में होता है, क्योंकि मायोकार्डियम होती है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यहाँ पे। देखिए मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ थोड़ा सा हार्ट का, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। तो ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये है आपका, आज तो हर्ट ही हर्ट बनेंगे है ना, ये सारे हर्ट आप लोगों के लिए है मेरी तरफ से। ठीक है, सारे हर्ट क्या है, इमोजी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जितने भी हर्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो सारे हर्ट आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेस मेकर की। किसकी बात कर रहे हैं, पेस मेकर की। देखिए पेस मेकर मशीन भी जो है आपको सबको पता है, आर्टिफिशियल मशीन भी आजकल पेस मेकर बन गई है, जो हमें आर्टिफिशियली हमारे कंडक्शन सिस्टम को जनरेट करके रखती है। लेकिन हमारे पास गॉड ने क्या दिया है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हार्ट में से ब्लड को बाहर निकालने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया है, पहले से ही एक पेसमेकर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेसमेकर की जब भी बात आएंगी तो ये कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। बस याद ये रखना है कि ये क्या करता है, यहाँ पे स्टार्ट करता है और इनिशिएट और स्टार्ट करने का काम करता है। किसको, आपकी हार्ट बीट को। किसको करता है, आपकी हार्ट बीट को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूं, यहाँ पे अगर मैं वेन बनाऊं तो एक वेन आती है आपकी नीचे से, जिसको आप क्या बोलते हो, इंफीरियर वेना कावा, है ना। बस मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, ज्यादा नहीं है। एक वेन आपकी कहाँ से आती है, एक वेन आती है आपकी ऊपर से, जिसको आप सुपीरियर वेना कावा बोलते हो। तो अब मैं एक चीज बता देती हूँ कि जो आपकी जहां से ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कावा की, उस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, आपका यहाँ पे क्या होता है, एसए नोड प्रेजेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे, एसए नोड प्रेजेंट होता है, और एसए नोड को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, जो खुद से ही इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करवाने का क्या होता है, इनके पास पहले से ही क्या होता है, जिम्मेवारी होती है, ठेका होता है इनके पास। ठीक है, दूसरा पेसमेकर की मैं बात करूं तो जो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको जो सेप्टम दिख रहा है, किसका सेप्टम दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सेप्टम दिख रहा है ये वाला, ये सेप्टम है किसका, इंटर आर्टरियल सेप्टम, क्योंकि ये आपकी राइट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। तो ये जो आपको सेप्टम दिख रहा है, इस सेप्टम पे आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे होता है आपका एवी नोड। क्या होता है, एवी नोड। ठीक है, एवी नोड जब भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एसए नोड से जनरेट होती है, मान लो यहाँ से आपकी एसए नोड से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यहाँ पे जनरेट हुई, तो ये एक तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड को दे देगी, और दूसरी ये कहाँ पे देती है, एक और यहाँ पे पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बंडल्स ऑफ बैकमैन्स। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ बैकमैन्स। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखना है, आज मेरे कहने से एक बात ये भी याद रखना है, यहाँ ये वाला कौन सा है आपका, बंडल्स ऑफ बैकमैन्स। क्या है, बंडल ऑफ बैकमैन्स। ठीक है, तो बंडल ऑफ बैकमैन्स को भी ये क्या करता है, यहाँ पे बंडल ऑफ बैकमैन्स को भी ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या करता है, इनिशिएट करने के लिए देता है। ठीक है, देन उसके बाद अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये आएगी, मैं आपको बताऊंगी। एसए नोड से यहाँ पे कहाँ चला गया, एवी नोड पे। एवी नोड से हमारा किसकी तरफ जाएगा, हमारे यहाँ पे किस पे जाएगा, हमारे ये बंडल ऑफ हिस पे। ये आपके क्या है, बंडल ऑफ हिस, ये क्योंकि बंडल में होता है। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से उसके बाद ये आपकी इंपल्सेस जो है कहाँ पे भेज देता है, परकंजी फाइबर पे देता है। इस तरीके से क्या चलता है, हमारा पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम चलता है। क्या चलता है, पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम चलता है। अब आपको एक चीज जो है, ये मैंने आपको बता दिया, एसए नोड की जो लोकेशन होगी वो आपकी कहाँ पे होगी। एवी नोड की जो लोकेशन होती है ये आपके दो आर्टरियम के बीच में है, इसलिए हम इसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगी। अगर मैं उसके बाद बात करती हूँ बंडल ऑफ हिस, और देन उसके बाद क्या होते हैं हमारे परकंजी फाइबर। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपकी एसए नोड से क्या होगी, जनरेशन होगी, किसकी जनरेशन होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की जनरेशन होती है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, देखिए पहले तो मैं एक बार यहीं पे समझा देती हूँ। जब भी आपकी एसए नोड पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है तो आपका जो अट्रिया है, दोनों एट्रियम है, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ब्लड फिल हो जाता है। ठीक है, तो एसए नोड पे जब भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होगी तो आपके दोनों एट्रियम क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। मतलब मान लो क्या है, एसए नोड पे जनरेशन हुई और ये जो आपके एट्रियम थे ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों एट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम आपका एसए नोड करेगा। फिर आपका ब्लड कहाँ आ जाएगा, फिर आपका ब्लड आ जाएगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे वैसे ही हमारा यहाँ पे ब्लड कहाँ आ जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहाँ से जनरेट होंगे, आपके एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगे। अब जैसे ही एवी नोड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगे उसके बाद आपके क्या होंगे, अट्रिया तो रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन
लेकिन वेंट्रिकल का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बात मुझे पता है, सबको यहाँ पे पता है, और जो है ये शायद जो है रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि मान लो यहाँ से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हुई, ये क्या है आपका ऐसे नोड। तो जब भी आपका ऐसे नोड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है यहाँ से, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, आपके बैकमेंस ऑफ बंडल ऑफ बैकमेंस पे जाएगी और आपके एवी नोड पे जाएगी। ये आपका क्या है, एवी नोड। ये क्या है, एवी नोड। तो आपको क्या, नोज नहीं नोड, ठीक है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे नोड पे जब भी इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है तो वहां पे हमारी हार्ट रेट कितनी रहती है, 160 टू 100 बीट्स पर मिनट। कितनी रहती है, 100 से 60 टू 100 बीट्स पर मिनट हमारी क्या रहती है यहाँ पे जो है हार्ट रेट रहती है। ठीक है, अब जब भी एवी नोड पे हमारा करंट होगा यहाँ से, ठीक है, जब भी एवी नोड पे होगा, यहाँ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होता है एट्रियल का डीपोलराइजेशन। यहाँ पे एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, एट्रियल का क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, और इसी को हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब एवी नोड पे जैसे ही करंट आया तो वहां पे आपको सबको पता है कि यहां से क्या होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या होता है यहाँ पे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी बच्चे को डाउट है इसमें कि एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या होता है एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या होता है, उसके बारे में मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, और इसी देखो, कॉन्ट्रैक्शन बोलो, एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलो या सिस्टोल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तीनों एक ही बात है, चाहे आप सिस्टोल बोलो, चाहे आप एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्शन बोलो, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोलो, ये तीनों बात जो है सबको एक ही है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है इस बात में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखिए, जब भी एवी नोड पे करंट जनरेशन होता है तो यहाँ पे 60 टू 100 बीट्स पर मिनट है। यहाँ पे आपका जो हार्ट रेट बनेगा वो बनेगा आपका 40 टू 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, जब भी आपका करंट कहाँ पे होगा, आपके एवी नोड पे होगा। फिर उसके बाद मैंने बात किया था किसके ऊपर, फिर वो किसके ऊपर जाएगा, बंडल ऑफ हिस के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा, बंडल ऑफ हिस के ऊपर। जब भी आपका बंडल ऑफ हिस पे करंट होता है तो वहां पे आपकी जो हार्ट रेट बनती है वो बनती है 20 टू 40 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके परकंजी फाइबर से क्या हो जाता है, आपके वेंट्रिकल्स में करंट चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज है किसके बारे में, हमारे मैम डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन क्या होता है, मैम कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या है। ये आपको जो है कंडक्शन सिस्टम, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि हमारा कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। एक तो मैंने आपको ये अलग से बता दिया, एक मैंने आपको ये पीछे हार्ट के ऊपर जो है हार्ट के ऊपर यहाँ पे बताया था। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि करंट कहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, अगर डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हो। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, देखिए ये है आपके एट्रियम। ठीक है, एक और हार्ट आ गया आप लोगों के लिए, एक और हार्ट आ गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि मैंने बोला, बस आपको करंट याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला कि ऐसे नोड से जब भी करंट जनरेट होगा तो आपका जो ये राइट एट्रियम है और जो ये लेफ्ट एट्रियम है, क्या है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये आपका किससे भर गया है, ये आपका ब्लड से भर गया है। ब्लड को हम ले लेते हैं यहाँ से येलो कलर से। ठीक है, ये मान लो एक सेकेंड, ये मान लो ये आपका जो ब्लड है ना, ये आपका जो राइट एट्रियम है और आपका जो लेफ्ट एट्रियम है ना, इसके अंदर आपका ब्लड फिल हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे इसके अंदर आपको ब्लड फिल हो गया। अब यहाँ पे ब्लड फिल होने के बाद मैंने बोला यहाँ से करंट जनरेट हो रहा है। मैंने बोला जो आपका ये राइट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। अब ये क्या होंगे, इनके अंदर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इनके अंदर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि जब तक ये जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये ब्लड आपका वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल अभी खाली है। तो इसी को जो ये हमारा क्या होता है, एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, इसी को हम एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये बात समझ में आ गई, क्या होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ही अट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, जैसे ही अट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, अब ये हो गया खाली। अब आपका ब्लड कहाँ आ गया, अट्रिया से आपका जो ब्लड है वो कहाँ आ गया, आपका अट्रिया से वो आ गया आपका वेंट्रिकल्स के अंदर। कहाँ आ गया, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। कहाँ आ गया,
वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। अब ये फिल हो गया, वेंट्रिकल क्या हो गया, अब यहाँ पे ये फिल हो गया, अब आर्टरिया खाली हो गई है, ठीक है। तो अब आर्टरिया खाली होने के बाद वेंट्रिकल्स में आ गया। अब करंट कहाँ पे होगा आपका, करंट आपका जो है ये मान लो सेप्टम है, यहाँ पे आपका करंट आ गया है। अब जैसे ही एवी नोड पे करंट आएगा तब आपके वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब भी आपके ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एक्चुअली में जो रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज का। उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जब हमारे ये जो लेयर होती है ना इसके ऊपर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये करंट चल रहा होता है ना अपोजिट चार्ज का, क्योंकि घरों में बिजली कैसे आती है, एक साइड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो बिजली आती है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन चलता है। हमारा जो हार्ट होता है ना इसमें भी हमारा सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्शन चलता है। ये जो करंट चल रहा है ना ये हमारा यही होता है, चार्ज ही होता है, ठीक है। तो जब हार्ट यहाँ पे जब आर्टरिया थे फिल तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, हमने इसको बोला एट्रियल डीपोलराइजेशन। जैसे ही वेंट्रिकल फिल हुए अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो ये जिसका क्वेश्चन था उसको समझ में आ गया कि क्या होता है ये, ठीक है। अब आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ का जो ब्लड है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको ये ध्यान रखना है कि राइट वेंट्रिकल से जो ये पल्मोनरी को निकलती है, आर्टरी निकलती है, ये किसके पास जाएगी, ये आपकी लंग्स के पास जाती है। किसके पास जाएगी, ये जाएगी आपकी लंग्स के पास, ठीक है। ये दोनों लंग्स है और ये किसके पास जाएगी, लंग्स के पास जाएगी प्योरीफाई के लिए। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जाता है, ये आपका आयोटा अराइज होता है और आयोटा आपका पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, आर्टरियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा जिसका भी ये क्वेश्चन था। एक और चीज आपको बस ये ध्यान रखनी है कि आपका जो कंडक्शन सिस्टम है, देखो मैं एक साइड ये बता देती हूँ कि आपके जो हमने कंडक्शन सिस्टम अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। इस कंडक्शन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे इस कंडक्शन सिस्टम में हमने ये चीजें देखी है। क्या देखी है, ऐसे से एवी नोड से हमारे बंडल और बंडल से हमारे परकंजी फाइबर। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्लियर हो गया मेडिको गर्ल, ओके। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसे नोड से जब भी करंट जाएगा, ऐसे नोड से जब भी आपका करंट क्या होगा, जब भी आपका करंट कहाँ जाए, जब भी आपका करंट जो है यहाँ से जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब भी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब भी आपकी क्या होती है, ईसीजी पे पी वेव आती है। कौन सी वेव आती है, पी वेव आती है। उसके बाद जो है करंट एवी नोड पे आ जाता है। एवी नोड पे जब भी आता है, जब आपके वेंट्रिकल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल हल्का सा ये डिफ्लेक्शन होके क्यूआरएस वेव आएगी और फिर उसके बाद आपकी टी वेव आती है, ठीक है। तो ये आपकी वेव्स हैं ईसीजी की जो मैं आपको आगे बताऊंगी, दैट इज पी क्यू आर एस एंड टी। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये ईसीजी में आपकी अगर आपसे कोई पूछे कि ये वेव कैसे बनी, तो ये वेव कुछ नहीं है, ये जस्ट एक क्या है, ये आपका एक इसको हम बोल सकते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके हार्ट की एक्टिविटी का। मतलब आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, आपके हार्ट में कंडक्शन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसको एक ग्राफ में उतार लिया है, ठीक है। तो इसी को हम ईसीजी भी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, आर्टरियल जब भी आपका होगा तो पी वेव आएगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्यूआरएस वेव आएगी, और जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है वेंट्रिकल का, तो इसको रिलैक्स होने में टाइम लग रहा है, तो इसको रिलैक्स होने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे टी वेव हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ईसीजी भी समझा दूंगी। तो ये वेव्स जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। जब भी हम हार्ट रेट की बात करते हैं तो हार्ट रेट क्या होती है, नॉर्मली हार्ट रेट मैंने बोला 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। कितनी होती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो आपका 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, वो आपकी हार्ट रेट होती है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार सिस्टोल कर रहा है, कितनी बार सिस्टोल प्लस डायस्टोल कर रहा है, ठीक है। कितनी बार सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा, है ना। क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, मुझे लाइक नहीं दिख रहे आप लोगों के। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं, किस आर्टरी से करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो हार्ट रेट है इसको हमारा कौन सा सिस्टम जो है कंट्रोल करता है, क्वेश्चन हमारा है ये,
ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है ना, वो हमारा होता है दैट इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन होता है? दैट इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और हमें सबको पता है कि हमारा ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका फाइट और फ्लाइट में काम करता है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड स्लीप, है ना। रेस्ट, डाइजेस्ट और स्लीप, इनमें क्या करता है? यहाँ पे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक, लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पे, जब भी आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो किस में है? वो आपकी बॉडी है रेस्ट में। आपकी बॉडी किस पे है? रेस्ट में है। और जब भी आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, जब भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? वेगल स्टिमुलेशन होता है। क्या होता है? वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपकी 10th क्रेनियल नर्व है, कौन सी क्रेनियल नर्व? 10th क्रेनियल नर्व है, जिसको आप क्या बोलते हो? वेगस नर्व बोलते हो। क्या बोलते हो? वेगस नर्व। ये आपकी क्या हो जाती है? ये भी आपकी स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है। क्या हुआ? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी क्यों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? क्योंकि आप अभी रिलैक्स मोड में हो, रेस्टिंग मोड में हो, तो वहां पे रेस्टिंग के टाइम पे आपका वेगल स्टिमुलेशन जो है वो एक्टिवेट होता है। और जैसे ही आपका वेगल स्टिमुलेशन यहाँ पे एक्टिवेट होगा, तो आपकी जो 10th क्रेनियल नर्व्स होती है, जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है, ये भी आपकी स्टिमुलेट हो जाती है। तो जैसे ही आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, जैसे ही आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेशन हुई, तो ये एक क्या करता है? जो है हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। कौन सा हार्मोन होता है? एसिटाइल कोलिन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका ACH होता है, जो आपका एसिटाइल कोलिन होता है, ये हमेशा किसमें? आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही रिलीज होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो एसिटाइल कोलिन है वो हमेशा आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही यहाँ पे काम करेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका क्या हुआ? वेगस नर्व आई, वेगस नर्व ने क्या किया? वेगस नर्व ने आपका ACH रिलीज कर दिया। अब ये ACH आपका किसके पास जाता है? आपके M2 रिसेप्टर के पास जाता है। कहाँ पे जाता है? आपके, मैं बता दूंगी क्या है ये, M2 रिसेप्टर के पास जाएगा। और इस M2 रिसेप्टर के पास जाके जैसे ये अटैच होता है M2 रिसेप्टर पे, वैसे ही वहां पे क्या हो जाता है? M2 रिसेप्टर पे जाते ही ये क्या करता है? यहाँ पे हार्ट रेट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई आपका जो है हार्ट को कंट्रोल हमारा मेनली कौन करता है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे कि हमारी बॉडी में ना एक्चुअली 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम आपने शायद सुना भी होगा, बता देना मुझे, नहीं सुना है तो। आपके बॉडी में क्या होते हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। हर चीज के रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपके 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं निकोटोनिक रिसेप्टर और एक को हम बोलते हैं मस्क्रेनिक रिसेप्टर। ठीक है। कोलिनर्जिक का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए ही काम करते हैं। मतलब ये एक तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा? मस्क्रेनिक रिसेप्टर। ठीक है। तो ये जो आपका मस्क्रेनिक रिसेप्टर होता है, ठीक है, तो जो ये आपका क्या होता है? यहाँ पे मस्क्रेनिक रिसेप्टर होता है। आपने पढ़े भी होंगे M रिसेप्टर, जिसमें आपने पढ़े होंगे M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4 होता है और M5 होता है। तो इसमें आपका जो M1 है, M3 है और M5 है, ये आपके एक्साइटेटरी होते हैं, और ये जो M2 और M4 होते हैं, ये आपके इनहिबिटरी होते हैं। तो इसमें से मैंने एक आपको जो रिसेप्टर बोला है, ये कौन सा बोला है? आपको M2 बोला है। तो ये जो M2 रिसेप्टर है ना आपका, ये जो M2 रिसेप्टर है, तो इस M2 रिसेप्टर पे जब भी एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करेगा ना, ये हमेशा क्या कर देगा? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। अच्छा, ये होता कहाँ है M2? ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है किसका? हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। या फिर आप यहां से उस कॉन्सेप्ट को भी निकाल सकते हो कि आपकी बॉडी में वेगस नर्व ब्रेडिकार्डिया कैसे करती है। ठीक है। तो अगर एक्सेसिवली ब्रेडिकार्डिया अगर हो रहा है, तो वहां पे आपका वेगस नर्व क्या हो रही है? स्टिमुलेट हो रही है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है बार बार कि जब भी हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को इरिटेट करते हैं, चाहे हम रेक्टल से टेम्परेचर ले रहे हो, चाहे हम सक्शनिंग कर रहे हो किसी पेशेंट की, तो जब भी हम अपने अंदर के इंटरनल बॉडी के ऑर्गन को इरिटेट कर रहे हैं ना, तो उस इरिटेशन में हमेशा ध्यान रखना आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। तो वो वेगस नर्व क्या करेगी? एसिटाइल कोलिन किस पे जाएगा? M2 रिसेप्टर पे।
और M2 रिसेप्टर पे जाके वो क्या कर देगा, वहां से हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, ब्रेडीकार्डिया का, कि वेगस नर्व ब्रेडीकार्डिया कैसे करती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। जो है आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, मैं अवेलेबल रहूंगी, तो आप लोग वहां पे भी मेरे से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें जो है इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं, कलरफुल से आपको जो है थोड़ा सा और अच्छे से और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये है आपके लिए एक और हर्ट। ठीक है, आपके लिए ही बना रही हूँ मैं ये सारे हर्ट। ये है आपके लिए एक और हर्ट, और हमें पता है यहाँ से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से जो है, वैसे तो क्या होता है डायग्राम हमेशा यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकल के आर्च ऑफ अयोटा होता है ना, ये असेंडिंग अयोटा है और ये आर्च ऑफ अयोटा है। तो ये जो असेंडिंग अयोटा है ना, इसी से आपकी क्या निकलती है, यहाँ से 2 ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है, इसी अयोटा से आपकी 2 ब्रांच निकलती है। ठीक है, लेकिन अब मैं उस ब्रांच को उधर ना बना के मैं इस ब्रांच को कहाँ बना रही हूँ, इधर बना रही हूँ। तो यहाँ से मान लो ये है आपका आर्च ऑफ अयोटा, और यहाँ से आपकी क्या निकल गई, यहाँ से आपकी 2 ब्रांच निकल गई। क्या निकल गई, यहाँ से 2 ब्रांच निकल गई। अब देखो होता क्या है, ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ये जो आपकी क्या है, ये वाली जो आर्टरी निकलती है ना, इनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी से एक आर्टरी निकली है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक आपकी निकली है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, एक क्या निकल रही है, राइट कोरोनरी, और एक निकली है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी, अगर मैं इस कोरोनरी आर्टरी की बात करूं तो इसकी फर्दर आपकी क्या हो जाती है, 2 ब्रांच बन जाती है। ठीक है, अब ये वाली देखो, इसका नाम हम कैसे डालेंगे, ये वाली जो होती है ये आपकी पोस्टीरियर की तरफ जाके आपके जो वेंट्रिकल्स है, ये आपके क्या है, दोनों वेंट्रिकल्स हैं। तो आपके जो वेंट्रिकल्स है, उस वेंट्रिकल्स के पीछे जाके, ठीक है, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज ऐसे नोड एंड आल्सो नोन एज। आप लोग लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन बहुत पीछे चला गया ना। तो देखिए, इस राइट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच गई जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, है ना, पीछे की तरफ जाती है। पोस्टीरियर नीचे की तरफ जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या नाम रख दिया यहाँ पे, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो आर्टरी होती है, ये आपके वेंट्रिकल के पोस्टीरियर साइड को जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है। अब एक और आर्टरी है आपकी सेम राइट कोरोनरी आर्टरी की, ये कोरोनरी आर्टरी जाती है किसके पास, आपके राइट एट्रियम के पास। ठीक है, तो एक आपकी ये जो आर्टरी है जो जिसने राइट एट्रियम को ब्लड सप्लाई की है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी। ये आपकी कौन सी है, मार्जिनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, ये हो गया आपकी राइट एट्रियम को सप्लाई। अब ये वाला जो कलर है हमारा, दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये जो आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे भी देखो, इसकी भी हमारी 2 ब्रांच निकलती है। इसकी भी आपकी क्या निकलेंगी, यहाँ पे 2 ब्रांच निकलेंगी। एक ब्रांच तो आपकी घूम के कहाँ चली जाएगी, आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ आपके यहाँ पे चली जाएगी, वेंट्रिकल के पास, और एक आपकी कहाँ चली जाएगी, एक आपकी घूम के चली जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये कौन सी होगी, आपकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांच हो गई, कौन कौन सी, एक तो हो गई ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये वाली सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये जो नीचे की तरफ आई है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ना हो उसको क्या कर दो, निकाल दो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी, ये वाली जो नीचे की तरफ आई है ना, ये आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है, एंटीरियर वेंट्रिकल के पार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, और इसी का नाम होता है आपका लाड़ा। क्या होता है, लाड़ा। तो लाड़ा को हम बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एमआई वाले पेशेंट के अंदर मोस्टली जो ब्लॉकेज देखी जाती है, एमआई वाले पेशेंट के अंदर जो मोस्टली ब्लॉकेज होती है, वो आपकी किस आर्टरी में होती है, वो आपकी लाड़ा आर्टरी में होती है। यहाँ पे होती है, लाड़ा आर्टरी में होती है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि कैसे कैसे हमारी कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है, कहाँ कहाँ पे हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है, और किस आर्टरी में हमारा क्या होता है, जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो कौन सी आर्टरी में जो है सबसे ज्यादा ब्लॉकेज देखे जाते हैं, दैट इज लाड़ा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज योर मोस्ट प्रेफर्ड आर्टरी, जो हमारे क्या करते हैं, एमआई में क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कार्डियक साइकिल, है ना, किसकी बात करती हूँ, कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करती हूँ, तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये आपकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द हार्ट, हमारे हार्ट में होता है, दैट अकर इन द हार्ट। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रही हूँ डेफिनेशन,
क्योंकि कभी कभी चीजें डेफिनेशन से भी हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द हार्ट, ठीक है, जो हमें क्या देती है, किसमें होती है ये, वन हार्ट बीट में, वन हार्ट बीट में, ठीक है, वन हार्ट बीट में। तो जो जो एक हार्ट बीट के अंदर जो जो हमारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलता है एक एक हार्ट बीट को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। नॉर्मल आपकी कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कितने सेकंड की होती है, ये होती है आपकी 0.8 सेकंड की। क्या होती है, 0.8 सेकंड की होती है आपकी टोटल कार्डियक साइकिल, क्या होती है, 0.8 सेकंड की। तो ये जो एक हार्ट बीट बनती है, ये एक हार्ट बीट बनती है, ये आपके किससे बनती है, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन, इसमें सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाएंगे जिसको हमने सिस्टोल बोला। और इसमें आपके सारा का सारा, जब भी आपका हार्ट रिलैक्सेशन मोड में होता है और आपका हार्ट सिस्टोलिक फेज में होता है, यानी कि इतनी 0.8 सेकंड के अंदर आपका हार्ट जो है सिस्टोल भी होता है और आपका हार्ट जो है आपका डायस्टोल भी होता है। तो टोटल ये आपका कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, देखिए क्या है आपकी जो कार्डियक साइकिल है। एक सेकंड ज्यादा हो गया। देखिए जो ये आपकी एक कार्डियक साइकिल है ना, एक जो है आपकी क्या है, कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल मैंने कितने में बोली, 0.8 सेकंड में। कितने सेकंड में, 0.8 सेकंड में। अब इस 0.8 सेकंड को मैं डिवाइड कर रही हूँ किसमें, हाफ हाफ में, 0.4 सेकंड, ठीक है, और 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड। 8 सेकंड को मैंने क्या किया, यानी कि हमने बात की कि 0.8 सेकंड में आपकी पूरी की पूरी सिस्टोल भी हो जाता है और पूरा का पूरा डायस्टोल भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो ये हार्ट है ना, ये हार्ट ने क्या किया, यहाँ से सिस्टोल और डायस्टोल दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 0.4 सेकंड में हमने डिवाइड कर लिया। इसका मतलब ये है कि 0.4 सेकंड है ना, इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो 0.4 सेकंड है आपका, ये क्या है आपका, इसके अंदर आपका सिस्टोल हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। और आपके 0.4 सेकंड में डायस्टोल भी हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो है 0.4 सेकंड तो सिस्टोल होने में लगा रहा है और आपका 0.4 सेकंड जो है वो आपका डायस्टोल होने में लगा रहा है। यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि सिस्टोल तो आपका एट्रिया भी होगा और आपको पता है सिस्टोल तो आपका वेंट्रिकल भी होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको ये पता है सिस्टोल एट्रिया भी होंगे और डायस्टोल जो है आपके वेंट्रिकल भी होंगे, है ना, क्या होंगे आपके, वेंट्रिकल भी होंगे। हमने क्या बोला, हमने बोला एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो है हमने देखा कि 0.8 सेकंड की साइकिल है जिसको हमने डिवाइड कर दिया 0.4 सेकंड और 0.4 सेकंड में। मैंने बोला इस 0.4 सेकंड के अंदर आपका अट्रिया, आपके एट्रियम और आपके वेंट्रिकल दोनों क्या हो जाते हैं, सिस्टोल होता है। और 0.4 सेकंड में ही आपके एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे डायस्टोल भी होते हैं। इतनी बात यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये मैं बात बोल रही हूँ, ये 0.8 सेकंड की जो ये बात बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, 0.8 सेकंड, 0.4 और 0.4, ठीक है। अब मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर मैं इसको भी डिवाइड करती हूँ, एट्रियल सिस्टोल को भी मैं अगर यहाँ पे देखो, इस वाली इमेज में देख लो, यहीं पे समझ लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो जब भी मैं किसकी बात करती हूँ, जब भी मैं बात करती हूँ किसकी, एट्रिया की सिस्टोल की बात करती हूँ, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 0.4 सेकंड को, तो जो एट्रिया का सिस्टोल का सेकंड होता है ये होता है 0.1 सेकंड का, ठीक है। और अगर मैं एट्रिया के डायस्टोल की बात करती हूँ, एट्रिया के डायस्टोल की, तो ये लगभग होता है 0.7 सेकंड का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जब मैं वेंट्रिकल के सिस्टोल की बात करती हूँ तो इसको टाइम लगता है 0.3 सेकंड का, और जब भी मैं वेंट्रिकल के डायस्टोल की बात करती हूँ तो इसको टाइम लगता है 0.5 सेकंड का, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि कितने सेकंड में आपकी क्या होती है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और कितने सेकंड में आपका वेंट्रिकल जो है आपका डायस्टोल होता है, ठीक है। तो अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो मैं एक चीज, एक मेथड और बता देती हूँ। ये देखो ये आपकी साइकिल है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी साइकिल है। ये आपकी दो साइकिल चलती हैं, सिस्टोल की और डायस्टोल की, दो साइकिल चलती हैं। और इस दो साइकिल के अंदर मैं अगर क्या कर दूं, आपको इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसको क्या कर दूं मैं, इसको मैं 8 पार्ट में अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, देखिए ये 8 पार्ट हो गए, काउंट कर लेना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8 पार्ट हो गई। यानी कि पूरी साइकिल कितने सेकंड की होगी, 0.8 सेकंड की हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो अट्रिया होते हैं, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो अट्रिया होते हैं, अट्रिया को सिस्टोल होने में, समझ नहीं आ रहा है क्या,
जल्दी बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? देखो, मैंने बोला ये है सिस्टोल और ये है डायस्टोल। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे एट्रियल को सिस्टोल होने में 0.1 सेकंड लगता है। क्या? 0.1 सेकंड लगता है। बाकी जो उसका ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बाकी जो है 7, ये जो आपके ये जो 7 सेकंड है ना, ये जो 7 सेकंड है, ये 0.7 सेकंड में जो है आर्टरिया को डायस्टोल होने में टाइम लगता है। अब ये वाला देखो, आपका वेंट्रिकल का देखो, वेंट्रिकल का मैं बोल रही हूँ कि आपके वेंट्रिकल का ये यहाँ से देखते हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 सेकंड आपके वेंट्रिकल को सिस्टोल होने में लगते हैं। और जो बाकी के ये 1 2 3 4 और 5, बाकी के जो 0.5 सेकंड है वो आपके वेंट्रिकल को डायस्टोल होने में लगते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो आप इसको एक बार रिपीट देख लेना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आएगी कि कौन से एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कब आर्टरिया का जो है कितने सेकंड में जो है यहाँ पे डायस्टोल होता है और सिस्टोल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की क्लास और ये था आज का हमारा सेशन। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर कर देना। जितने भी बच्चे जो है क्लास को देखते हैं, बाद में भी ऑफलाइन भी देखते हैं, तो वो लोग भी प्लीज़ लाइक और शेयर दोनों कर लेना। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में